हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक क्लासेस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बोला था कि मैं 12th क्लास की इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आज मैं आपके लिए 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं। ये जो चैप्टर है ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट और सिंगल चैप्टर है, लेकिन मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा ताकि इजीली आपको समझ में आ सके चैप्टर, मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। और जो पहला पार्ट है, जिस पहले पार्ट्स के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट मींस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में अर्थशास्त्र के प्रकार बताइए। माइक्रो मीन्स होता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, और फिर इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, क्यों राइज होती है, इसके कारण हमने पढ़ने हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसके अंदर होता है, वो होता है स्कार्सिटी। हिंदी में इसे हम कह देते हैं दुर्लभता, कमी। बेसिकली जब कोई चीज कम होती है तो स्कार्सिटी कहते हैं। तो ये टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इट इज नॉट द चैप्टर 1, इट इज द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ही है। इसके अंदर मैं फर्स्ट पार्ट में ये चीजें आपको बताऊंगा, और आज की वीडियोस के अंदर भी मैंने यही पढ़ाने वाला हूं, यही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। लेकिन आप देख लीजिए कि बाकी अदर 2 पार्ट्स कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। यहां पर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था, अर्थशास्त्र। यहां पर हम इकोनॉमी के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। शायद आपने पिछली क्लासेस 11th में भी आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलर पार्ट का, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलता है इस चैप्टर में से, बहुत बार रिपीट होता है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। जब हम इसको स्टार्ट करूंगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। द लास्ट एंड द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द 12th इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, जो नया कॉन्सेप्ट है वह पार्ट 3 में पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी के नाम से भी इसे जाना जाता है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में बात करूं, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। और इस पीपीसी के बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, पीपीसी की मीनिंग, इसकी फीचर्स, शिफ्टिंग कब होती है, रोटेशन कब आती है, स्लोप एटसेट्रा। इससे वैल्यू एडेड क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में। और लास्ट में एक छोटा सा चीज हम पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो अलग अलग बोर्ड्स के अंदर अलग अलग की है, तो मैं वेटेज की बात नहीं करूंगा। अगर हम सीबीएसई के बारे में आप जानना चाहेंगे तो अभी से 2017-18 के जो मार्किंग स्कीम आई है न्यू, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर 80 मार्क्स का हो गया है, उसमें ये चैप्टर 4 मार्क्स कैरी करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स की मीनिंग के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स की मीनिंग अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइम पे समय के अकॉर्डिंग अलग अलग दी है। यहां पर जो मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं, मीनिंग बताने जा रहा हूं, वो जो इकोनॉमिक्स की मीनिंग है वो सारी डेफिनेशंस को मिलाते हुए आज की मॉडर्न डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन क्रिएट की गई है। और इकोनॉमिक्स की मीनिंग अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की मीनिंग की, तो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी rational utilization of scarce resources so that economic welfare can be maximized। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, economics refers to that subject in which we study rational utilization of scarce resources so that economic welfare can be achieved। हिंदी में अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस विषय से होता है जिसके अंतर्गत दुर्लभ संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग का अध्ययन किया जाता है ताकि आर्थिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके।
ये तो इसकी एक इकोनॉमिक्स की एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या रही है। लेट्स सी। देखिए, ये कहती है इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट सब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि भाई ये एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। एंड इफ इट इज अ सब्जेक्ट देन वी हैव टू स्टडी समथिंग इन इट। अगर एक सब्जेक्ट है तो हमें कुछ ना कुछ तो पढ़ना होता है इसके अंदर। क्या पढ़ते हैं? लेट्स सी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं व्हाट वी स्टडी रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हिंदी में बात करूं, क्या पढ़ते हैं? दुर्लभ संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग का अध्ययन करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब हम इकोनॉमी में हम लेते हैं कोई भी ऐसी थिंग जो हमारी वांट्स को पूरा करती है। लैंड, लेबर, पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज तो मनी ही माना जाता है। और रिसोर्सेज कैसे होते हैं हमारे? स्कार्स मतलब दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कम। इन रेस्पॉन्स टू हमारी वांट्स के मुकाबले में हमारे रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं। तो अगर हम बात करें अपने स्केर्स रिसोर्सेज की, तो अगर कोई चीज हमारे पास कम है तो हम उसे अपनी मर्जी से इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि उसका किस तरीके से प्रॉपर यूज करें। और ये जो प्रॉपर यूज है, इसको मैंने यूज किया है रैशनल यूटिलाइजेशन, मतलब दिमाग लगाकर यूज करना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। वाई ऐसा क्यों करेंगे? तो अगर मैं स्टडी की बात करूं, हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? हम पढ़ते हैं रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, और रिसोर्सेज का मतलब मैंने आपको बताया जो हमारी वांट्स को पूरा करें। और रैशनल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है दिमाग लगा के, सोच समझ के अपनी चीज का यूज करना। क्यों करते हैं ऐसा हम लोग? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी अचीव्ड और मैक्सिमाइज, ताकि हम अपने इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि उस पैसे, उस रिसोर्सेज को यूज करके जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है, उस बेनिफिट को हम मैक्सिमम कर सकें। दैट मीन्स व्हाई? सो दैट इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी अचीव्ड भी कह सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कह सकते हैं। इन सिंपल सेंस में अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स हमें यह समझाती है, हमें यह बताती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें ताकि उससे मिलने वाले बेनिफिट्स को मैक्सिमम किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पैसा है, मान लो 100 रुपीज है, तो इकोनॉमिक्स मुझे ये बताएगी कि मैं 100 रुपीज को कैसे खर्च करूं ताकि उस 100 रुपीज से मेरा बेनिफिट मैक्सिमम हो जाए। मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक एरिया है, लैंड एरिया है, एक जमीन है मेरे पास थोड़ी सी, तो मैं इस जमीन को कैसे यूज करूं कि मेरा उस जमीन से मिलने वाला बेनिफिट मैक्सिमम हो जाए। ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करना सिखाता है। ये इसकी आज की मॉडर्न डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पहले देखते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम लोग स्मॉल या छोटी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। लैंग्वेज की बात करें, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट लाइक अ फर्म, अ हाउस होल्ड एटसेट्रा। मतलब इससे अभिप्राय उस अर्थशास्त्र से होता है या अर्थशास्त्र की उस शाखा से होता है जिसके अंतर्गत छोटी इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक इकाइयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी एक परिवार के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर किसी एक फर्म को इस मार्कर के प्राइस तय करने की, मार्कर कितने का आएगा, ये कितना प्राइस होना चाहिए, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल या छोटे लेवल पर स्टडी की जाएगी, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा मार्केट।
फॉर एग्जाम्पल मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड, मार्केट डिमांड ऑफ पेन, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है मार्केट डिमांड ऑफ अ पेन। अभी जो मार्केट डिमांड ऑफ अ पेन है, मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक पेन या मार्कर की डिमांड पूरी इकोनॉमी के अंदर या पूरी मार्केट के अंदर जो सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ की डिमांड करता हूँ तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो अगर मैं मार्कर की डिमांड करता हूँ इंडिविजुअल डिमांड, आप लोग अगर मार्कर की डिमांड करते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स की जो डिमांड होगी वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। लेकिन अगर मैं सभी स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर लूँ, जोड़ लूँ, तो वो क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड ऑफ अ पेन। तो जो मार्केट डिमांड ऑफ अ पेन है वो जनरली बच्चे समझते हैं कि मार्केट डिमांड ऑफ पेन जो है वो माइक्रो में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ है, वो मैक्रो में आएगा। मैक्रो का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों की डिमांड, बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, एज अ होल के बारे में स्टडी करना, पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट डिमांड इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। खास ध्यान रखेंगे इस बात का, माइक्रो में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट डिमांड तो है, लेकिन मार्केट डिमांड किसकी है? मार्केट डिमांड एक पेन की है, इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट। तो मार्केट डिमांड भी हम किस में पढ़ेंगे? किसी भी गुड्स की हम लोग माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे। तो जो मैक्रो के अंदर अगर कोई डिमांड आएगी तो वो होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ पेन, डिमांड ऑफ वॉच, डिमांड ऑफ स्पेक्स, डिमांड ऑफ शर्ट, डिमांड ऑफ बेल्ट, डिमांड ऑफ फैन, डिमांड ऑफ कैमरा, ऑल द थिंग्स। उन सब की डिमांड को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो कहलाती है एग्रीगेट डिमांड, और वो डिमांड आपकी मैक्रो में पड़ी जाएगी, माइक्रो में नहीं। मार्केट डिमांड इसी में पड़ी जाएगी। एक और चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कई बार, और वो है एक्चुअली में ये थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो बच्चा सोचता है कि इसमें एक होती है, आप लोगों को पता होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है फर्म। फर्म क्या होती है? फर्म मतलब कोई भी एक ऐसी यूनिट जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा इंडस्ट्री। जनरली फर्म और इंडस्ट्री में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये क्या है कि लेट्स अज्यूम देयर इज अ फर्म ए, फर्म बी, सी, डी एंड सो मेनी फर्म्स आर देयर। ये सारी की सारी जो फर्म्स हैं, ये मान लीजिए कार का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? कार प्रोडक्शन। तो इनमें सारी फर्मों को मैं यहाँ पर बोलूँगा कार इंडस्ट्री। तो कार इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स। मतलब इंडस्ट्री क्या होती है? उद्योग कहते हैं हिंदी के अंदर। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक जैसी फर्मों, एक जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाले फर्मों के समूह को हम लोग इंडस्ट्री उद्योग कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल एक बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो कार इंडस्ट्री है वो आप किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में या मैक्रो में? तो उसका आंसर था माइक्रो में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स तो है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ फर्म्स भी कर क्या रही है, किस में डील कर रही है? सिर्फ कार में। देयर इज ओनली सिंगल गुड, कार, या कोई भी एक पर्टिकुलर गुड हो सकती है। तो इंडस्ट्री भी ग्रुप ऑफ फर्म्स का सम टोटल होने के बावजूद किस में पढ़ी जाएगी? माइक्रो में पढ़ी जाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये दो चीजें मैंने इसलिए आपको बता दी कि ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में दोनों कॉन्सेप्ट आए थे, बच्चे कंफ्यूज होकर उसको मैक्रो में डाल देते हैं। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक जिसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। वो इंडिविजुअल यूनिट से गुड, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ हाउस होल्ड, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ गुड बाय अ फर्म, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय अ पर्सन, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आई गया होगा काफी हद तक। मैक्रो हिंदी में मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट लैंग्वेज वही रहेंगे, लैंग्वेज सेम रहेगी, हल्का सा चेंज करेंगे। इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एक्टिविटीज रिलेटेड टू होल एज एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन, अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी एटसेट्रा, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। मैं बात कर रहा था जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर की। तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है, सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है, यहां पर जैसे हम एक बात कर रहे थे, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ गुड बाय अ फर्म। कोई एक फर्म अगर किसी गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करती है माइक्रो में, अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर ईच एंड एवरी गुड्स के प्राइस की डिटर्मिनेशन की, प्राइस के बारे में स्टडी करने की बात आ जाए, मतलब कि पेन का प्राइस कितना है,
वॉच का प्राइस कितना है, शर्ट का प्राइस कितना है, टेबल का प्राइस कितना है, बोर्ड का प्राइस कितना है, फैन का प्राइस कितना है, इन सभी गुड्स के प्राइजेस के बारे में अगर हम स्टडी करने लग जाए एज अ होल, तो उसको कहा जाता है जनरल प्राइस लेवल। क्योंकि सभी गुड्स के प्राइस की बात आ रही है, तो इसलिए हम इसको किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये क्वेश्चन वाई में पूछ लेता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, वाई द जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि जो सामान्य कीमत स्तर होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही इसको अध्ययन क्यों किया जाता है। तो उसका हम आंसर आप लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को जोड़ा जाता है। इंग्लिश में आंसर दूं, द जनरल प्राइस लेवल स्टडी under the macroeconomics because under it we study all the prices of all the goods and services as a whole. okay अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इनके डिफरेंस के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको जो बताया अभी कि स्मॉल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल पूरी इकोनॉमी के बारे में जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। बात डिफरेंस की करते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस को आप टी फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। टी फॉर्म मतलब एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और बेसिस आधार जरूर लिखने हैं। बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में लिख सकते हैं आधार, व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र। पहला जो अपना डिफरेंस है, बेसिस है उसका, वो है मीनिंग, सेम एज डिफाइंड इन मीनिंग। मतलब कि जो मैंने अभी आपको डेफिनेशंस दी, उन डेफिनेशंस के अंदर मैंने जो उनके मीनिंग लिखे हैं वो सेम मीनिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो माइक्रो में मैंने वहां आपके लिए लिखा था, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एक्टिविटीज एट रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब इससे अभिप्राय उस अर्थशास्त्र से होता है जिसके अंतर्गत छोटी इकाइयों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सेम ऐसी डेफिनेशन आप वहां पर लिख सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड है एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होती है मान्यताएं, नाम इसका मान्यता है। एजम्पशंस का मीनिंग है कि जब हम किसी भी चीज के अंदर को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम किसी कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज चेंज नहीं होगी। तो हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ऑल द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, छोटी इकाइयों के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, तो जितनी भी समष्टि अर्थशास्त्र की बातें होती हैं, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सबको मान के चलते हैं ये चेंज नहीं होंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी। मतलब व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जो मैं अभी बोल रहा था, नेशनल इनकम वगैरह सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स की कांस्टेंट मानी जाती हैं। एंड अपोजिट ऑफ इट ऑल्सो, अपोजिट कर सकते हैं। मतलब अपोजिट का मतलब हो जाएगा व्हेन वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेन वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल द वेरिएबल्स ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सारी बातों को कांस्टेंट मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं होगी, ऐसा एज्यूम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहा हूं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन मैक्रो के अंदर आएगा। तो जब मैं इंडिविजुअल्स की इनकम्स को सम टोटल कर रहा हूं कि भैया अभी आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, तो जब मैं उनसे उनकी वैल्यूज पूछूंगा इंडिविजुअल यूनिट्स की, तो वो वैल्यूज को मैं मान के चलूंगा कि वो वैल्यूज चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर वो वैल्यूज चेंज होंगी तो शायद मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो इसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो इसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सभी बातों को स्थिर मान लिया जाता है। तीसरी बात करते हैं टूल्स। टूल्स वर्ड का मतलब जनरली अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, टूल्स का मतलब होता है औजार, वो चीजें जिसका यूज हम किसी पर्टिकुलर खराब चीज को ठीक करने के लिए करते हैं। और यहां पर क्या खराब होगा, यहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहां पर हमारी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ पेन वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इनको कौन ठीक करेगा, इनको ठीक करेंगे यहाँ इसके टूल्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो हैं मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मतलब अंडर इट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मतलब अगर किसी फर्म ने इस मार्कर को बनाया है तो वो मार्कर के प्राइस कितने तय करेगी, इस डिसीजन को लेने के लिए वो फर्म मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई इस मार्कर की जितनी भी होगी उस फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक प्राइस तय कर सकती है।
ठीक इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पूरी इकोनॉमी के अंदर किस चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को, कहाँ पर हम डिसाइड कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें वगैरह। तो जो लार्ज लेवल पे जब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में जो टूल्स आते हैं वो टूल्स होते हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हिंदी में बात करूं, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति। देखिए डिमांड एंड सप्लाई तो है, एग्रीगेट वर्ड जुड़ जाएगा। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स। एग्रीगेट डिमांड मैंने अभी पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले, एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ ऑल द थिंग्स, एंड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ ऑल द थिंग्स, नॉट अबाउट अ सिंगल गुड और कमोडिटी। किसी एक गुड से कमोडिटी की बात नहीं होती। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें थे बाजार मांग और बाजार पूर्ति, इसमें है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो लास्ट टॉपिक हम अदर नेम्स के रूप में कह सकते हैं, बेसिस डिफरेंस का अदर नेम। अन्य नाम क्या है? इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसका जो मेन अदर नेम है वो है प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसका काम प्राइस को डिटरमाइन करना है। और इसका अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मतलब ये आय और रोजगार के बारे में बात करती है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो आय और रोजगार सिद्धांत है, और इसका दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, 4 डिफरेंस एनफ है। अगर आप चाहें तो इसके एग्जांपल्स का एक बेसिस बनाकर इसके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। ओके जैसा अभी हमने डिफरेंस पढ़ा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, अब हम इस फर्स्ट पार्ट का, जो मैंने आपको बताया था मैं 3 पार्ट्स के अंदर चैप्टर को कैरी करूंगा। फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या मतलब हमारे सेंस में एक बात आती है भी पैसे की समस्या है, हमें पास पैसा कम है, ठीक बात है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश करी है, और वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैंने डिफाइन किया है। वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, but resources to fulfill these wants are limited and have alternative uses. So the problem of choice arises, which is known as economic problem. मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उससे पूरा करने के संसाधन, पैसा वगैरह सीमित होते हैं, और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग या ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है जब किसी चीज को एक से ज्यादा जगहों पर यूज किया जा सकता है। तो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं जिस कारण हमारे सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको पार्ट्स में करके। जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन वांट्स कैसी हमारी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है अगर कोई मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग है, उसे A, B, C, D, E, F ऐसी बहुत सारी चीजें उसको चाहिए, उसे सारी चीज चाहिए, उसे A भी चाहिए, B भी है, दीज आर द थिंग्स, ये गुड्स हैं जो सारी चीजें चाहिए उसको। ये मान लेते हैं और उसके वो ईच एंड एवरी गुड्स यहाँ पर 100 रुपीज की आती है। सारी गुड्स कितने की आती है? 100 रुपीज की है। तो अगर हम बात करें कि उसको 100, 200, 300, 400, 500, 600, उसको 600 रुपये उसके पास होनी चाहिए उसकी वांट्स को पूरा करने के लिए। वांट्स अनलिमिटेड है और भी बहुत सारी हो सकती है। मान के चलते हैं उसके पास सिर्फ 100 रुपीज है। कितने रुपीज है? सिर्फ 100 रुपीज। और यहाँ पर 100 रुपीज क्या आएगा? दीज आर द रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज कैसे? 100 रुपीज मतलब कैसे? लिमिटेड है। ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? ये है उसकी अनलिमिटेड वांट्स। दीज आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब असीमित मानवीय आवश्यकताएं। और ये क्या है? बंदे के पास है ये पैसे कम है, रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज कैसे हैं इसके पास? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब सीमित संसाधन है भाई। कैसे संसाधन है? सीमित संसाधन। दैट मीन्स कि सीमित संसाधन है, सारी चीजें नहीं ले सकता, कम है इसके वांट्स के मुकाबले में। एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसा होता कि इस 100 रुपीज से सिर्फ ए ही आ सकता और कुछ नहीं आ सकता, तो उसको खर्च करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। 100 रुपये पड़े और एक ही गुड़ आ सकता, वो है ए, और कुछ नहीं आ सकता, तो वो जाता और 100 रुपये में ए गुड्स खरीद के ले आता। लेकिन ऐसा है नहीं। लिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ ये 100 रुपीज ए, बी, सी, डी, ई, एफ किसी पे भी खर्च किए जा सकते हैं। इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब रिसोर्सेज के वैकल्पिक प्रयोग है। सिर्फ एक ही जगह खर्च नहीं होगी, वो ए पे भी हो सकती है, बी पे, सी पे, डी पे, कहीं भी खर्च कर सकता है। अब बंदे को ये सोचना है कि भाई मैं ये 100 रुपये में कौन सी वांट्स पूरी करूं?
जब वो ये सोच रहा है तो एक्चुअली में उसके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चूज करना पड़ रहा है उसको कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन सी वाली अमाउंट्स को पूरा करूं, और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग क्या कह देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। ये लैंग्वेज बहुत सिंपल अब समझ में आएगी आप लोगों को। देखिए, हम जानते हैं मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसे पूरा करने के संसाधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिस कारण एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। गॉट इट? ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के रीजंस। अलग से पूछ लेता है, वो रीजंस इसी डेफिनेशंस में ही है। जैसे पहला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के मेन रीजंस क्या हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आपने देखा वांट्स बहुत सारी हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज को अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण बताइए। कई बार एक चीज और पूछ लेता है, व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे पूछता है, भाई संसाधनों की दो विशेषताएं बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? टू रिसोर्सेज, टू फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि रिसोर्सेज की टू फीचर्स अलग से निकाल के लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसी में से आप लिख सकते हैं। ओके ओके, लास्ट में एक टॉपिक हमारा बचता है स्कार्सिटी। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लास्ट में हमारा एक टॉपिक है स्कार्सिटी। हिंदी में हम स्कार्सिटी को कह देते हैं दुर्लभता, मतलब कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड इज मोर देन इट्स सप्लाई। जब किसी गुड्स की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसे स्कार्सिटी कहा जाता है, दुर्लभ कहा जाता है। हिंदी में बात करें, इससे अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। तो स्कार्सिटी को अगर मैं सिंबल में रिप्रेजेंट करूं तो D इज ग्रेटर देन S। D मींस डिमांड, S मींस सप्लाई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज स्कार्सिटी। एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट में आप नोट कर सकते हैं, उस चीज को नोट डाल सकते हैं। बेसिकली मैं अगर लिखूं, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं यहां पर। मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं इस बात को, अर्थशास्त्र पढ़ने की मुख्य जड़ या मुख्य कारण ये दुर्लभता है। जैसे मैंने बताया, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और जब कोई चीज हमारे अंदर पास कम होती है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से दिमाग लगा के यूज करने के बारे में बात करते हैं कि भाई कम है तो ठीक से यूज करेंगे। कम है तो ठीक से यूज करेंगे, तो वो किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि स्कार्सिटी के कारण ही इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जन्म हुआ। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो मैं आपको आज इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं होता। हमारे पास अनलिमिटेड गुड्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड पैसा है, तो मुझे दिमाग लगा के खर्च ही नहीं करना, मैं तो किसी भी तरीके से खर्च करूंगा। और अगर मैं किसी भी तरीके से खर्च करूंगा तो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा ही नहीं। इकोनॉमिक्स तो हमें यह पढ़ाती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को रैशनल यूटिलाइजेशन कैसे करें, जो मैंने डेफिनेशन दी थी, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और स्कार्सिटी का मतलब, बिना स्कार्सिटी के तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं। तो ध्यान रखना इस बात का, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स। आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसके टाइप्स और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका बेसिक्स था इस वीडियो के अंदर, और मैं चाहूंगा कि जो फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे चैनल्स को, हरदीप सिंह इकोनॉमिक क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।